साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि हम सीएसआईआर के पीवाईक्यूज़ को सॉल्व कर रहे थे, उसी के क्रम में कुछ और क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पे देखते हैं और कुछ और जानकारी को यहाँ पे हम गेन करेंगे। तो जैसा कि आपका ये क्वेश्चन आईडी जो है, ये आपका 104 क्वेश्चन आईडी है। सीएसआईआर में क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बोल के रखी है कि ये आप बेसिक्स हैं, पढ़ते रहिए। 12th से स्टार्ट करते हैं और उसी के आस-पास के क्वेश्चंस आपके डिराइव किए जाएँगे और छोटी-सी इन्फॉर्मेशन से आपको 4 नंबर का काम हो जाएगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख लेता हूँ। ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन इन द फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसपोर्टेड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड प्रोड्यूस एटीपी, बिल्कुल सही बात, एंड एनएडीपीएच इन द प्रोसेस। यानी कि आपका जब फोटोसिंथेसिस होता है तो आपने यही पढ़ा होगा कि आपका एटीपी और एनएडीपीएच जो होगा वो उसका फॉर्मेशन होगा। अब इन्होंने कह रहे हैं कि फॉलोइंग आर द सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन, और आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो मुझे यहाँ पे पहचानने हैं। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, वो आपको ये ध्यान रखना है, जैसा कि हमने आपको फोटोसिंथेसिस में बता ही रखा है कि आपको एनएडीपीएच तो हमेशा ही याद रखना है कि वो आपका बनेगा एट द एंड ऑफ द लाइट रिएक्शन। तो यानी कि सी जो होगा वो मेरा करेक्ट होगा। सी मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ देखने को मिल रहा है। ए ऑप्शन की तरफ अगर मैं आता हूं तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम p680 मूव्स फर्स्ट टू द क्यूनोन एंड देन टू द फ्योफाइटिन। अब यहीं पे सारा खेल आपका लगा हुआ है और यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लगा दिया है। लेलेंजर का ये डायग्राम है जो कि आपके फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस आपको बताता है, जो कि आप में किस तरीके से कहानी स्टार्ट होती है। और बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट पहलू आपको याद रखने हैं। सबसे पहले ये जो होता है वाटर जो होता है, ये आपका फोटोलिसिस ऑफ द वाटर करता है, ये आपको याद रखना होगा। और यहाँ पे दो एलिमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कभी-कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वो 2 एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके मैंगनीज एंड क्लोरीन होते हैं। ये भी मैंने आपको पढ़ा के रखा है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन रिवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होगा। जब यहाँ पे लाइट्स पड़ते हैं, फोटोन के फॉर्म में आएँगे। सबसे पहले आपका 680 जो आपका फोटो सिस्टम होता है वो आपका एक्टिव होगा। ये बात आपको याद रखना होगा। 1 सेकंड, ठीक है? P680 जो होगा वो आपका सबसे पहले एक्टिव होगा। ठीक है, P680 सबसे पहले एक्टिव होता है और यहाँ से जब आपका सबसे पहले PS सेकंड इन्वॉल्व होगा और उसके बाद आपका PS फर्स्ट होगा। यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो गेन करता है वो आपका थियोफाइटिन होता है, फिर आपके क्यूनोन होते हैं। बाकी यहीं पर आपके बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल्स वगैरह चलती है, वो सब बाद की स्टोरी रहेगी। बट आपको इतना याद रखना है कि फिर इसके बाद थियोफाइटिन आएगा। थियोफाइटिन के बाद आपका क्यूनोन आता है जिसमें आपका PQA होगा, फिर PQB होगा। फिर यही आपका साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स में आता है, यहाँ से आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होगा। प्लास्टोसाइनिन्स की तरफ से जाएगा, फिर P700 को इलेक्ट्रॉन जाएगा और फिर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ट्रांसफर होके अल्टीमेटली आपको NADPH जो होगा वो यहाँ पे फॉर्मेशन मिलेगा। और जो यहाँ पे ग्रेडियंट बना है, इसी ग्रेडियंट से आप क्या करेंगे, एटीपी सिंथेस के माध्यम से आपकी एटीपी की सिंथेसिस हो जाएगी। तो यानी कि अगर मुझसे कहा जाएगा कि सबसे पहले कौन सा आपका फोटो सिस्टम एक्टिव हुआ है, तो PS सेकंड एक्टिव हुआ है, 680 पहले एक्टिव होता है, 700 बाद में एक्टिव होगा। ये आपको याद रखना है। थियोफाइटिन ने क्यूनोन को जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किए हैं। तो इन्होंने कह रहे हैं कि P680 मूव फर्स्ट टू क्यूनोन, तो यानी कि गलत है कि सबसे पहले क्यूनोन को दे देगा और देन उसके बाद जो होगा वो आपके थियोफाइटिन को देगा। तो अगर हमें इस तरीके से जाता हूं तो गलत है, सबसे पहले वो थियोफाइटिन को देता है। तो ये की पॉइंट आप याद रखेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे ए स्टेटमेंट ही गलत बोला है, बाकी सभी स्टेटमेंट में आपको ए रखा हुआ है। क्योंकि सीएसआईआर को भी पता है कि अगर आप लेलेंजर मास्टर्स लेवल पे पढ़ते हैं तो आप ये लेलेंजर का ये डायग्राम जरूर देख कर आएंगे। समझ रहे बेटा? तो यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आपका डराइव हुआ है और यहाँ पे सिंपल सा जो आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपका BCD हो जाएगा। सी में मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। P700 रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम द प्लास्टोसाइनिन से रिसीव करता है, ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्लास्टोसाइनिन से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसने रिसीव किया है। और हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन कंसंट्रेटेड इन द थाइलाकॉइड ल्यूमेन में होते हैं, क्योंकि वहीं पर ही आपका दुनिया भर की रिएक्शंस जो होंगी, यानी कि आगे की स्टोरी जो वहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होगा वो उसी के माध्यम से, आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट जो यहाँ पे डेवलप होगा उसी के माध्यम से होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सारी स्टोरी है। बाकी जब आप साइक्लिक पढ़ते हैं तो वहाँ पे केवल जब ये तो आपका नॉन साइक्लिक का स्टोरी हो जाता है। और ये एक तरीके का आपने पढ़ा भी होगा कि ये आपका एक जेड स्कीम इसको बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो ये आपको जेड के तरीके से दिखेगा, तो इसको जेड स्कीम भी बोला जाता है, जो कि आपका नॉन साइक्लिक कह सकते हैं। इसके अलावा जब आप साइक्लिक में आते हैं तो वहाँ पे केवल PS सेकंड या फर्स्ट
इस तरीके से, मतलब बहुत बढ़िया यहाँ पे इसका पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, जहाँ से आपका पूरा क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके डेराइव होते हैं। तो इनको याद रखिएगा, प्लास्टोक्यूनोन है, सेकंड क्यूनोन है, दुनिया भर की चीजें यहाँ पे आपको यहाँ पे मेंशन की गई है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन से आपका क्वेश्चन जो होगा वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो यानी कि 104 जो है उसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा मेरा, वो 416 होगा। तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, एक और मैकेनिज्म जो कि आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ते हैं, और उसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता क्या है कि आपके बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ होता है, यही आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो एक्चुअली फिफ्थ कॉम्प्लेक्स जो होता है जो कि आपका एटीपी सिंथेज होता है, यही तो स्टोरी होती है। बाकी इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि आपके इस तरीके से हर कॉम्प्लेक्स की तरफ से मूव होके जाते हैं। बीच में क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, अनकपलर्स बोलते हैं। अनकपलर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एटीपी की जो सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कर देते हैं, इसको टेक्निकली एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसको भी याद रखिएगा, डी लिंक कर देना, मतलब तोड़ देना। ठीक है, तो इनको क्या करते हैं, डी लिंक कर देते हैं, नाम से स्पष्ट है, अनकपलर, किसी चीज को तोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए कुछ मॉलिक्यूल्स अनकपलर के तरीके से काम करते हैं। तो पहला तो वो आपका होमवर्क होगा कि इसके अनकपलर मॉलिक्यूल्स के क्या क्या एग्जाम्पल है, वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, वो मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ पर होता क्या है कि चूंकि जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन ब्रेक कर दिया जाता है, तो इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है कि आपका बहुत ज्यादा, चूंकि इधर से आपकी एटीपी की सिंथेसिस नहीं होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा प्रोटॉन ग्रेडियंट्स बनते रहते हैं, जिससे अल्टीमेटली क्या होता है कि हीट जनरेशन बहुत ज्यादा होता है। ये इसका मोटा मोटा स्टोरी होता है। राइट, तो यहाँ पर जो आपको कंसर्न, जो आपको यहाँ पे कंटेंट्स, जो यहाँ पे आपको ऑप्शंस में पकड़ने हैं, कि आपको बहुत सारे मैकेनिज्म दिए गए हैं जिससे एक प्रोसेस हो जाती है, थर्मोजेनेसिस बोलते हैं हम, जो कि बेसिकली ब्राउन एडिपोज टिश्यू में होता है इन द कोल्ड, आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग प्रपोज्ड स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट जो है वो आपको फाइंड आउट करने हैं। अब इसको मैं कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको भी मैं यहाँ पे समझाता हुआ आपको चल रहा हूँ। बेसिकली होता क्या है कि जो भी आपका ब्राउन एडिपोज टिश्यू होते हैं, अगर आप इनकी बेसिक यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाई देता हूँ। बेसिकली दो तरीके की आपकी टिश्यू होती हैं, एक आपकी व्हाइट होती है, एक आपकी ब्राउन टिश्यू होती है। कहानी जो स्टार्ट होती है कि द सेल्स ऑफ द एडिपोज टिश्यू, जो कि आपके फैट का स्टोरेज करते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय द ड्रॉपलेट्स ऑफ द फैट्स यहाँ पे पाए जाएंगे इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू सेल। दो तरीके के फैटी टिश्यू होते हैं, एक आपका व्हाइट एडिपोज टिश्यू होता है जो कि सिंगल लार्ज फैट ड्रॉपलेट इन द सेल सराउंडेड बाय द स्मॉल अमाउंट ऑफ द साइटोप्लाज्म होता है, जबकि जो ब्राउन होता है, ये आपके ब्राउन एडिपोज टिश्यू सेल्स जो होती है वो आपके बहुत सारे यहाँ पे फैट के ड्रॉपलेट्स होते हैं, सस्पेंडेड इन ए कंसिडरेबली लार्ज अमाउंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ब्राउन फैट सेल्स जो होती है उसमें बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, यहीं से क्वेश्चन आपका डराइव हुआ है। और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपके ब्राउन, ये हुआ कैसे, मान लीजिए कि कोई आपका एडिपोज टिश्यू व्हाइट है और ये एडिपोज टिश्यू जो है वो आपका क्या है, ब्राउन कलर में है। तो होता क्या है कि जब व्हाइट फैट सेल्स हैव कंपैरेटिवली फ्यू होते हैं इसमें, द कलर ऑफ द ब्राउन फैट इज ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम पिगमेंट। जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ते हैं तो वहां पे आपको साइटोक्रोम पिगमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो वही कहानी यहाँ पे बताई गई है कि यहाँ पर क्या होता है बेटा कि आपके साइटोक्रोम पिगमेंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, साइटोक्रोम पिगमेंट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसी वजह से इनका कलर क्या होता है, ब्राउन होता है। तो मैं इस पर्टिकुलर लाइन को हाईलाइट कर देता हूं, नेक्स्ट टाइम हो सकता है एग्जाम में आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ब्राउन एडिपोज टिश्यू आपका ब्राउन कलर का क्यों है। तो ब्राउन कलर का इसलिए है क्योंकि वहां पे साइटोक्रोम पिगमेंट जो है वो आपका बहुत ज्यादा है। बाकी ये पाया कहाँ जाता है, तो ये आपके न्यू बॉर्न बेबी में होता है। बी से ब्राउन याद रख लेना, ठीक है, और बी से बच्चा याद रख लेना। ठीक है, अगर ऐसे भी याद करोगे तो भी याद हो जाएगा, यानी कि बच्चों में पाया जाता है। और हाइबरनेटिंग एनिमल, जो मैमल्स जो होते हैं हाइबरनेशन एस्टिवेशन वाली कंडीशन में जाते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए, इस तरीके की एक्टिविटी वहां पे आपको देखने को मिलेगी, हाइबरनेटिंग मैमल्स के फॉर्म में होता है। इट अकाउंट फॉर 5 to 6% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ द न्यू बॉर्न रैबिट एंड आल्सो फॉर द मेंस वगैरह में होता है। ब्राउन फैट हैज ए लार्जर कैपेसिटी ऑफ जनरेटिंग हीट, ये जो होता है वो लार्ज कैपेसिटी ऑफ द हीट जनरेट करता है। इट इज बिकॉज ऑफ ब्राउन फैट द न्यू बॉर्न मैमल्स जनरली डू नॉट शाइवर इन स्पाइट ऑफ लोअर टेम्परेचर आउटसाइड। इसीलिए जब न्यू बॉर्न मैमल्स आप देखेंगे तो बहुत जरूरी नहीं है कि वो, उनको ये, क्योंकि उनमें ये एक इंटरनल ये ब्राउन
टिश्यू की वजह से क्या होता है कि हीट जनरेट होता रहता है, तो सारी चीजें जो होती है वो मेंटेन रहती है। इसके अलावा ब्राउन फैट कैन नॉट बी ए सब्स्टिट्यूट ऑफ द फूड, ये आपको फूड वूड से नहीं मिलता है, ये आपके अंदर ही कुछ इस प्रकार की स्थिति बनाई गई है कि वो अंदर ही आपके बॉडी में होगा, तो ये कोई ऐसा नहीं है फूड मटेरियल से आप इसको प्राप्त कर लेंगे। एडिपोज टिश्यू कहाँ मिलेगा तो वो बताया गया है, तो बाकी इसमें बहुत ज्यादा आपको नहीं जानना, बस आपको मैंने इतना बताया कि ब्राउन फैट टिश्यू जो होती है उसमें आपका साइटोक्रोम पिगमेंट ज्यादा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा, बच्चों में होगा, इसी वजह से हीट जनरेशन ज्यादा होगा ताकि वो आसानी के साथ सर्वाइव कर सकें। बस इतनी कहानी यहाँ पे दी गई है। तो यानी कि जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक थर्मोजेनिक अनकपलिंग प्रोटीन है, यूसीपी1 है, कुछ भी हो मुझे क्या करना है, मान लो कि अनकपलिंग प्रोटीन है, हेल्प करता है इन द हीट प्रोडक्शन इन द ब्राउन एडिपोज टिश्यू, तो सही बात है, यानी कि मैं इसको ट्रू मानूंगा। अब सेकंड स्टेटमेंट के बारे में मुझे उतना नहीं पता है, लेकिन मुझे डी के बारे में पता है कि हाई कंटेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ये बात मैंने अभी पढ़ ली है कि ब्राउन एडिपोज टिश्यू में जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं, और इसी माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड, आपको मैंने मेरे लेक्चर में जाइएगा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड आप पढ़ोगे वहां पे, तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ द आपके मतलब कह सकते हैं कि वो पूरी मैकेनिज्म जब आप पढ़ेंगे तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पे रोल है, वो अभी हमने पढ़ लिया। अब चूंकि ये प्रोसेस मैंने अभी आपको पहले स्टेटमेंट में बताई है कि यहाँ पे अनकपलर क्या करते हैं कि आपके प्रोसेस को डी लिंक कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपकी मैकेनिज्म जो होती है वो आपकी डी लिंक हो गई है, तो डी लिंक का मतलब ये हो गया कि टूट गई है, तो यानी कि जब टूट गई है तो एटीपी सिंथेस की एक्टिविटी क्या हो गई है, कम हो गई है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ग्रेडियंट बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एटीपी जो है वो जनरेट नहीं हो पा रही है, तो यानी कि ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस मच हीट एज एटीपी सिंथेस एक्टिविटी क्या है, कम है। तो यानी कि अगर आप इस पॉइंट को भी पकड़ोगे तो ई जो होगा वो मेरा ट्रू हो जाएगा, और मुझे करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पहचानने हैं, और ई जो है वो मेरा यहाँ पे रखा हुआ है, ये रखा है, ये रखा है, बाकी हम डी पर श्योर है, तो यानी कि ए डी ई जो होगा वो मेरा राइट आंसर बन जाएगा। 422 जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो समझ में आ गई ये बात, आसानी से याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन और ये सारी चीजें बहुत बेसिक है बेटा, खुद से भी पढ़ाई करिए, खुद से इन चीज़ों को और अच्छे से देखने का प्रयास करिए। मोटी-मोटी स्टोरी जो है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। जो भी की पॉइंट्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से आपको ये सारे चीज़ें याद रखना होगा, बहुत ही बेसिक्स है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका ड्राइव हुआ है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि आपका बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं और आपसे बस आपका यहाँ पे अपने ऊपर विश्वास रखना होगा आपको कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अब आपका नज़रिया हो सकता है आप इस क्वेश्चन को कैसे देखते हैं भाई। आप हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे कि बिलो आर द गिवन स्टेटमेंट ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स के बारे में दिया गया है, तब आप सोचोगे कि भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना बहुत आवश्यक था, ठीक है। मतलब मुझे पूरे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और दुनिया भर की चीजें जितने भी आपके हार्मोन्स होते हैं उनकी जानकारी मुझे होना बहुत जरूरी था। बट मेरा मानना ऐसा नहीं है, आपके दो इन्फॉर्मेशन से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो दो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी हुई है, और जब मैंने सेल सिग्नलिंग पढ़ाई थी तो मैंने वहां पे आपको बताया है। सेल सिग्नलिंग के कॉन्सेप्ट मैंने आपको यही बताया है कि पी से प्रोटीन लिख दो और पी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख दो। जितने भी आपके प्रोटीनिशियस हार्मोन होते हैं या प्रोटीनिशियस मॉलिक्यूल होंगे, उनके जो रिसेप्टर होते हैं, अगर मैं उनके रिसेप्टर की बात करता हूं तो वो मुझे कहां पर मिलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मिलेंगे, यानी कि सेल की सरफेस पे मुझे देखने को मिलेंगे। लेकिन जितने भी आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होंगे, यानी कि ये आपके स्टेरॉइड फैमिली के मॉलिक्यूल होंगे, तो ये क्या करते हैं, ये आपके बाइलेयर से अंदर चले जाते हैं, क्योंकि आपकी लिपिड की बाइलेयर आपने पढ़ा होगा, लिपिड की बाइलेयर होती है, तो ये उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, और डिसॉल्व होने के बाद ये सेल्स के अंदर जाते हैं और यहाँ पर इनका रिसेप्टर मौजूद होता है। बस इतने कॉन्सेप्ट से आपका ये क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिया गया है कि दे बाइंड टू द सेल सरफेस रिसेप्टर। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बात की जा रही है भैया, तो सेल सरफेस रिसेप्टर पे कहां बाइंड कर लेंगे, दे बाइंड टू द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। हाँ, ये बात आपकी सही है कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पे ये आपके बाइंड करेंगे। एंड इन्फ्लुएंस स्ट्रेस एडाप्टेशन, कुछ भी करें भाई मुझे नहीं पता, बस मुझे ये पता है कि ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे। तो बी जो होगा वो मेरा ट्रू हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है, मैं सीधा नीचे आऊंगा। और मुझसे कह रहा है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। अब स्टेटमेंट मुझे करेक्ट यहाँ पे छाटने हैं, तो चूंकि मैंने बी पर मैं श्योर हूं और बी मेरा एक ही ऑप्शन में रखा हुआ है, तो बी सी डी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। दुनियादारी मुझे नहीं पता है, अगर आता है तो भैया सॉल्व कर लो, नहीं आता है तो 4 नंबर लेके अपने सेफ साइड हो जाइए, ठीक है। तो किस तरीके से यहाँ पे आपकी जो
ज्ञान है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ें यहाँ पे आपको ज़रूरी है, बस अपने आप को ध्यान रखना है कि यार कुछ ना कुछ कहीं न कहीं से मैं यहाँ पे क्लू निकाल के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूँगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो फिर अपना देख लीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया किस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया और किस तरीके से आपका सेल्फ सिग्नलिंग कितना इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, ये भी आपका मैटर करता है कि आपको उसको याद रखना है बेटा, ठीक है? तो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे कंटेंट्स में बता रखा है, जो प पढ़ाया है वो बहुत ही सॉलिड है, तो उसको इग्नोर मत करिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली एग्जाम में लगेंगे। इसी के बाद अगर मैं आगे आता हूँ, मैचिंग में मैंने आपको बोल रखा है भैया अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डिजीज डिसऑर्डर किससे स्पीसीज से होता है। चूंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो भाई ये 9 10 से चलता आ रहा है, आपको रटना पड़ेगा, ठीक है? नहीं रटोगे तो कुछ जो आपके फ्री फंड वाले क्वेश्चन होंगे वो आपके गड़बड़ हो जाएंगे। इसमें अगर आप बहुत सारे जाओगे तो जैसे कि आपने बहुत सारे डिजीज में आपने बैक्टीरियल ब्लाइट सुना होगा, ये डिजीज बहुत कॉमन होती है। तो ये आपका बेसिकली ज़ैंथोमोनास स्पीशीज से होता है। ए का थर्ड लगा देंगे, 2 ऑप्शंस में रखा है। इसके अलावा अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपका हलवा क्वेश्चन है, बट फिर भी अगर आप थोड़े से बॉटनी या जूलॉजी बैकग्राउंड के हैं तो भी आप इसको सॉल्व करने में सक्षम रहेंगे। और इसके अलावा अगर आप थोड़े से अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे तो वहां पे डाउनी मिल्ड्यू जो डिजीज है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और जाके देख लेना, आईसीएमआर शायद 2019 के पेपर में आपको मिल जाएगा, डीबीटी के पीवाईक्यूज में मिल जाएगा। तो अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो आपको डाउनी मिल्ड्यू मिलेगा। और ये एक ऐसी डिजीज है जो कि आपके किससे होती है बेटा, ये आपके फंगस से होती है। अब फंगस स्पीसीज जो है वो यहाँ पे अगर आप इसमें सर्च करने पर जाओगे बेटा तो आपको मैक्रोस्पोरा यहाँ पे मिलेगा, ठीक है? इस तरीके से आप सर्च करेंगे तो आपको ई को 4 से मिलाना है और एक ही ऑप्शन में यहाँ पे रखा है। तो यानी कि 468 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपके लिए होमवर्क है, इस चार्ट में जितने भी डिजीज यहाँ पे दिए गए हैं और जो उनके कॉस्टिव एजेंट है अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और उसको रटेंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा मुश्किल काम है, बट कुछ बड़ी चीज पाने के लिए कुछ ये सब एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे और ये आपको ही करना होगा। मेरे मेरे करने से कुछ नहीं होगा। बाकी मैं किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन के अप्रोचेस मैं आपको बता सकता हूँ, बट जो लर्न करने वाली चीजें हैं वो आपको स्वयं करना होगा। तो अपने डेस्क पे लगा लीजिए, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्या पता नेक्स्ट टाइम पूछ ले कि ग्रेन रॉट डिजीज किससे होता है। जैसे मैंने आपको बहुत बार भी पीवाईक्यूज का और भी वीडियोस मैंने आपको सॉल्व कराया है, जहाँ पे मैंने बताया है किस तरीके से मैचिंग के क्वेश्चंस को ही उठा के उसको तोड़ मरोड़ के दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्योंकि सिलेबस तो वही है। 25 साल से पेपर हो रहा है, 15 साल से पेपर हो रहा है, तो कोई आसमान से तो क्वेश्चन ले नहीं आएंगे। कोई नई चीजें डिस्कवर हो रही है तो भाई उससे क्वेश्चन पूछ लेंगे। लेकिन मोर और लेस जो 95% चीजें जो ऑलरेडी 10 15 साल से चल रही हैं वहीं से तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, अपने तरीके में बदलाव लाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन जो कि आपका मैचिंग, जो कि मैं आपको बार बार बोलता हूँ बोनस होगा, इसमें भी आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है फिनोलिक्स, अब फिनोलिक्स को आपको मैच करना है तो आपने फिनॉल क्यूनॉल इस तरीके से आपने सारी स्टोरी पढ़ी होगी। तो ये जो ऑल का आपको वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है तो यानी कि इसमें ओ एच ग्रुप होगा ना। केमिस्ट्री जरा सा भी पढ़ा होगा तो ऑल में आपने यही पढ़ा है कि भैया उसमें ओ एच ग्रुप होगा। तो यानी कि ए का फोर्थ से मिला दो, एरोमेटिक यहाँ पे रिंग होगी जिसमें ओ एच ग्रुप लगा होगा। ए का फोर्थ यहाँ पे रखा है, 2 ऑप्शंस पे रखे हैं, अभी मैं श्योर नहीं हूँ। इसके बाद अगर आप और नीचे जाते हैं, साइनोजिन ग्लाइकोसाइड आपको लगा भैया कार्बोहाइड्रेट मैंने पढ़ा है तो ग्लाइकोसाइड की बात कर रहे हैं तो यानी कि ग्लूकोज यहाँ पे लगा हुआ होगा, जो भी लिंकेज होगा। तो डी का सेकंड में लगा दूंगा, दोनों ऑप्शंस पे रखा है, यानी मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। इसके बाद टार्पिनॉइड्स पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे जब आप बायोसिंथेटिक पाथवेज मैंने आपको पढ़ाया था कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस, वहीं के बीच में आपके 5 कार्बन कंपाउंड आइसोप्रीन यूनिट्स वगैरह बनती हैं। और बाकी अब टार्पीन से भी आपको प्रोनाउंस करने पर भी आपको मिल जाएगा कि आइसोप्रीन जैसा आ रहा है टार्पिनॉइड, तो ये वहीं से ही वर्ड से डिराइव है। तो ये आपका 5 कार्बन आइसोप्रीन यूनिट हो जाएगा। सी का मैं फर्स्ट से मिला दूंगा, यहाँ पे ये रखा हुआ है। और एल्केलॉइड्स जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इस तरीके से ये आपका 420 जो होगा वो क्वेश्चन आईडी का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीजें इस तरीके से अप्रोच से बहुत अच्छे से सॉल्व करिए, अपनी तैयारी को इनहेंस रखिए, ठीक है? सब जगह पे इसी के आसपास के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आज हमने बहुत चीजें क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये आपको होमवर्क दे दिया है मैंने। इस क्वेश्चन को हमने देख लिया, ब्राउन फैटी टिश्यूज वगैरह को देख लिया, इसके पूरे कॉन्सेप्ट्स को मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है। और फोटोसिंथेसिस तो बेटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत रेयर केस में मैं स्टार्ट करूंगा, मैं आपको
मतलब बहुत ही खुले शब्दों में बता रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ें आप खुद से पढ़ें और 12th बीएससी लेवल की चीज़ें हैं तो ये आपको पता भी होनी चाहिए। बाकी समय रहेगा तो मैं इस पे ज़रूर आऊँगा, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल इस पे नहीं आऊँगा पीएस वगैरह पे। और बाकी इस तरीके से कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, और ये आपका लेलेंजर का डायग्राम है, इसकी भी आप फ़ोटो खींच करके रख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम इस पूरे फिगर में से बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब हज़ारों क्वेश्चंस मैं बना सकता हूँ इस पूरे एक फिगर के माध्यम से। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बैक टू नॉर्मल। अब आपको और भी एफर्ट करने होंगे, टाइम कम है, कार्य ज़्यादा है, और किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं लेना है। पीवाईक्यूज़ के सॉल्यूशंस के वीडियो देख कर जाइए। मेगा रिवीजन हमारा अवेलेबल है, जो कि आप अपने एनटीए, पीएचडी, जो कि आपका अभी जेएनयू और डीयू का होने वाला है, तो उसके लिए आप उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को जाके ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे वहाँ पे मैंने की पॉइंट्स आपको बता रखे हैं, तो वो भी आपके सॉर्ट आउट हो जाएँगे। तो आशा है कि ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।